देखिए भाई, आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा पिछली क्लास का जो प्रोबेबिलिटी में डिस्कस किया गया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है। सो आपको लास्ट क्लास में बताए गए थे कि इवेंट्स क्या होते हैं। व्हाट आर द इवेंट्स, है ना? क्या था इवेंट्स? A subset of sample space associated with the random experiment is called इवेंट्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हेड और टेल था एक कॉइन में टॉस, सो क्या हेड का एक वो हो सकता है इवेंट और टेल का एक इवेंट हो सकता है, तो यह लिखा है। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट्स ऐसे इवेंट्स जिनके होने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। ठीक है। जैसे कि अगर आपने एक डाई को थ्रो करा, ढाई को आपने थ्रो करा तो आपके पास क्या क्या सैंपल बनेगा? 1 2 3 4 5 6। सो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। सो ऑन। सो ये क्या है? इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, राइट? कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आने की और एक की कम है। सो वो अनबायस्ड हो जाएगा। ठीक। अब बात आती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? ए एंड बी आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ देयर इंटरसेक्शन इज नथिंग 5। इफ देयर इंटरसेक्शन इक्वल टू 5 हो जाता है, तो जैसे ये 5 हो गया तो ये क्या हो गया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्या होता है भाई? Mutually exhaustive. E1, E2, En are mutually exhaustive if union of all these makes a complete sample space. Union of all these makes complete sample space. ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट क्या होता है? जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि इवेंट्स विच आर इन सैंपल स्पेस बट नॉट इन ए। ठीक है, नॉट इन ए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डाई थ्रो करा तो सैंपल स्पेस बना हमारा 1 2 3 4 5 6, और हमने इसमें से एक इवेंट कलेक्ट किया है इवन नंबर वाला 2 4 6। सो ए डैश या ए बार क्या होगा? 1 3 5। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? उसके बाद क्या आता है, थोड़ा थोड़ा सा इसको देखते जाइएगा। एन ऑपरेशन विच रिजल्ट्स सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट, है ना? वेल डिफाइंड होना क्या क्यों जरूरत है? वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि मतलब आउटकम्स हमें पता है कि इतने के अंदर से आएगा, दैट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। ठीक है। For an experiment in which the outcomes may not be same even if the experiment is performed at the identical condition is called random experiment. Random experiment का मतलब क्या बताया गया था कि उसका आउटकम्स क्या हो सकता है, प्रिडिक्ट नहीं करेंगे कि हाँ नेक्स्ट टाइम ये पक्का आएगा। ठीक है, दैट विल नॉट डिपेंड ऑन टाइम। तो वही इसमें बताया गया है कि सारी कंडीशन सेम है, उसका सारी सिचुएशन सेम है, तब भी उसका जो आउटकम है वो सेम नहीं होगा पिछले वाले की तरह। ठीक है। अब आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगा? नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन टोटल स्पेस m/n। ठीक है ना? m क्या है? ए के अंदर के सैंपल स्पेस का। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर बनाया है हमने, इसका ए क्या आएगा? इसका एक ए कितना, एन ऑफ ए कितना हो गया? 3। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना लिखेंगे? 3/6 मतलब हाफ। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ है। अब देखिए, जो प्रोबेबिलिटी होती है
किसी भी इवेंट की वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। 0 और 1 इंक्लूड हो सकता है। 0 मतलब क्या होता है कि इम्पॉसिबल इवेंट्स, वो कभी नहीं होगा। 1 मतलब ऑलमोस्ट श्योर इवेंट्स। A probability of A union A dash, that is probability of whole sample space. A union A dash मतलब क्या हो गया, A में जो है और A में नहीं है, मतलब पूरा सैंपल स्पेस आ गया। A इंटरसेक्शन A डैश, इसका मतलब क्या, A और A डैश का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी, A और A डैश का इंटरसेक्शन में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, दैट इज 0। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ऐसा है, सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। ठीक है। अगला आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज क्या होती हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज क्या है कि इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स associated with the same sample space of random experiment. So probability of E, probability of occurrence of E when F is already occurred. हमें पता है कि F ऑलरेडी हो चुका है, तो E होने के चांस क्या है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, ये ऐसे होता है, स्ट्रेट होता है ये, ठीक है ना, कई बुक में ऐसे लगा देते हैं। ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F कैसा डिफाइंड है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ का मतलब क्या है कि एफ ऑलरेडी हो गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैन नॉट बी 0। ठीक है। तो मतलब ऐसा है ये कुछ, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, है ना। तो प्रोबेबिलिटी हमें ई की निकालनी है जबकि एफ हो गया। एफ हो गया मतलब ये पूरा हो गया है, इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे पता है। ठीक है। सो ई की प्रोबेबिलिटी क्या है होने की, ई के होने की प्रोबेबिलिटी का मतलब इसका जो इतना सा है, ये वाला पार्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी अब पूछी है। ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है। इतना चांस है कि ई भी हो जाए। ओके। सिमिलरली क्या है, एफ गिवन ई हो जाए तो भी यही चांस है, एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। जो गिवन होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो ई एफ आर टू इवेंट्स सैंपल स्पेस, एस एंड जी आर इवेंट्स। एस सैंपल स्पेस से दो इवेंट्स लिए गए, कौन कौन से, ई एंड एफ, एंड जी इज एन इवेंट ऑफ एस विच इज ऑलरेडी अकर्ड। पहले से ही जी हो गया है हमें पता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ गिवन दैट जी हैपेंड, इसका डेफिनेशन याद रखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन जी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन जी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ गिवन दैट जी ऑलरेडी हैपेंड। अगर ई और एफ डिसजॉइंट है, इसका मतलब क्या है, ये वाली प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, ई इंटरसेक्शन एफ में कुछ आया ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश एफ कॉम्प्लीमेंट गिवन दैट जी हैपेंड, इसका मतलब क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन दैट जी हैपेंड। ठीक है। और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन ई, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो एस इंटरसेक्शन ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दैट इज 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है ये, कि अगर आपके पास यही चीज है, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, है ना, क्या कहती है, if E and F are two events associated with the sample space S, तो हमने क्या पढ़ा, प्रोबेबिलिटी ऑफ F, प्रोबेबिलिटी ऑफ
एफ गिवन ई क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. So probability of F intersection E will be probability of F given E into probability of E. ठीक, तो यही लिखा है. सिमिलरली ये वाला है. ठीक है, इसी टाइप से प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F लिख सकते हैं ना अपन. प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F. तो A इंटरसेक्शन F क्या हो गया? ये इधर आ जाएगा, तो ये दूसरा वाला आ गया. ठीक है. सो अभी इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें. कोई अभी थ्योरी थोड़ी समझ लीजिए. अभी अगर तीन इवेंट्स आ गए ई एफ जी, ये तीन है ई एफ और जी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालो गिवन दैट ई हैपेंड, गिवन दैट ई ऑलरेडी हैपेंड, इनटू अब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ जी निकालो गिवन दैट ई एंड एफ इज ऑलरेडी हैपेंड. ठीक है. सो ये तीन के लिए, 4 5 10 50 किसी के लिए भी ऐसे चलते जाएंगे. इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर दो इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है इन दोनों की. सो पहला इसका क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. ये होगा पहला याद रखने का. और ई गिवन एफ क्या हो जाएगा? सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. क्यों? क्योंकि ई और एफ इंडिपेंडेंट थे. एफ हुआ नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, दैट विल बी सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन एफ मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन एफ का मतलब क्या है भाई? ये थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन एफ, एक्चुअल में एफ गिवन ई होना चाहिए था, तो ये आपकी बात बन जाएगी, ये सही हो जाएगा ना. एफ गिवन ई. ठीक है, तो एफ और ई इंडिपेंडेंट है, तो दैट इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. ठीक है. अभी ध्यान देंगे आप, इफ E and F are independent, so their complements are also independent. ठीक है. E F इंडिपेंडेंट है तो उनके कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे. दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F कॉम्प्लीमेंट. ये यहाँ लिखा है. ठीक है. अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये नहीं है, सीधी बात है. क्लियर चीजें. अब बात आती है तीन इवेंट्स की. इफ ई एफ एंड जी आर सेड टू बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, इफ तीनों म्यूचुअली, क्योंकि तीन तीन में से कोई भी दो ले लो, सभी इंडिपेंडेंट होने चाहिए. तो ई एफ, एफ जी और ई जी, दो दो ले लिए, सभी सारे इंडिपेंडेंट है ना. और इन तीनों का इंटरसेक्शन भी ये आएगा, तभी हम कहेंगे कि ई एफ जी आर इंडिपेंडेंट. अदरवाइज वी कैन नॉट से ई एफ जी आर इंडिपेंडेंट. ओके. अब बात आती है आगे. थोड़ा सा और आगे क्या है? आगे क्या कहता है? बेस थ्योरम. बेस थ्योरम क्या कहती है भाई? पहले तो a set of event this is represent partition of sample space. ठीक है, तो ये पूरा सैंपल स्पेस यहाँ बना लेता हूं मैं. दिस इज कॉल्ड आवर सैंपल स्पेस. तो इसके बहुत सारे पार्टीशन है. E1, E2, E3, ये बना दिया E4, E5, E6, ये हो गया E7. 7 इवेंट्स बना दिए. सो देखिए आप, इनका इंटरसेक्शन कुछ नहीं है. इन्हीं भी दो का ई आई इंटरसेक्शन ई जे इज नथिंग. पहली बात, कुछ भी कॉमन नहीं है. यूनियन करके पूरा सैंपल बन जा रहा है, राइट. और सबके प्रोबेबिलिटी होने का कुछ ना कुछ चांस है,
कुछ सारे के इवेंट्स का अकरेंस का कोई ना कोई चांस होगा, राइट। सो अभी क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ क्या कहता है, टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ क्या कहता है, इसको डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कि इसके अंदर कोई ए हुआ है, ये हमारा यहां से यहां तक ऐसा कोई रेड कलर में हमने ए बनाया है, ठीक है। सो E1 E2 E3 E4 E7 तक आप जानते हैं, एन तक हो सकता है। A is any event associated with the sample space, then the probability of A, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये जो पार्ट है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, कैसे निकालते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ से। क्या कहता है वो, कि आप पहले निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, कि वन वाला निकालो और उसके साथ ए के होने की चांस की प्रोबेबिलिटी निकालिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इवेंट वन वाला होने का चांस, एंड प्रोडक्ट मतलब ये एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E1 इज ऑलरेडी हैपन। सिमिलरली आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालें और उसके साथ ए के होने के चांस निकालें। तो यहाँ तो कुछ ना कुछ आ रहा है, ये हो रहा है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 निकालें और उसके साथ कुछ ना कुछ होने के चांस ए के निकालेंगे, फिर E4 के निकालेंगे हम लोग, राइट। E5 के, E7 के, और सब जीरो आ जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ। इसी के ऊपर बनती है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या कहता है, अभी डायग्राम फिर से बना देता हूं मैं, क्योंकि वो बहुत हो गया। E1 E2 E3 E4 ये सब इवेंट्स हैं, E5 E6 ये सभी इवेंट्स थे, ठीक है। सो वो कहता है टोटल बेस थ्योरम कि अगर इसके अंदर मैंने कुछ बनाया है ऐसा, ये बनाया, इसका नाम ब्लू वाले का ए है। तो अगर ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, कोई भी किसी की पूछ सकता है, E2 की, E3 E4 E5 ऐसा कुछ भी पूछ सकता है, गिवन दैट ए, तो इसको आप कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ए इन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऐसे ही निकालते हैं आप। अब ऊपर आपने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में क्या पढ़ा, दिस कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कहाँ से है, ये वाली अभी यहां से हमने उठा के यहाँ रख लिया। सो वी हैव डिराइव्ड दिस फॉर्मूला फ्रॉम देयर, ओके, ठीक है। बस इसमें ध्यान क्या रखना है बेस थ्योरम के लिए, कि सारे जो इंटरसेक्शन में कुछ नहीं होना चाहिए और यूनियन करके क्या होना चाहिए, पूरा पूरा सैंपल स्पेस हो जाना चाहिए, ओके। चलिए, ये हो गए बेस थ्योरम। रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, रैंडम वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि यहाँ, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, पहले देख लेते हैं। रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज सैंपल स्पेस, डोमेन कहाँ से है, सैंपल स्पेस से, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कॉइन टॉस किया है तो हेड और टेल आएगा, हेड और टेल आएगा, तो ये सैंपल स्पेस हो गया। तो एक रैंडम वेरिएबल मैंने हेड को +1 दे दिया, टेल को -1 दे दिया, तो दिस इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल, ठीक है। ये वैल्यूज हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, क्वेश्चन में दिया होगा ये सब क्या है। अभी मैंने कहा कि हेड आने पे +1 जीतूंगा, टेल आने पे -1 होगा, एक का लूज हो जाएगा मेरा। तो रैंडम वेरिएबल क्या हुआ, +1 और -1,
ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि भाई इसके आने के चांस कितने हैं, वन होने के चांस हाफ, -1 होने के चांस दैट इज अगेन हाफ, राइट ना। वन आएगा मतलब हेड आएगा तो उसका चांस हाफ है, प्रोबेबिलिटी है, और टेल आने का चांस हाफ है। तो आपने रैंडम वैल्यूज से रिलेटेड कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी दे दी, तो यहाँ पे x1 से रिलेटेड p1 है, x2 से रिलेटेड p2 है, x3 ऐसे xn आएंगे। कॉइन टॉस किया है एक सिंगल तो दो ही आए हैं, तो इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होंगी। ये सभी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सबसे पहले सही प्रोबेबिलिटी का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और पी आईज क्या होने चाहिए आपके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, पी आईज क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये 0 भी नहीं होगा एक्चुअल में, है ना, 0 होने का चांस ही नहीं, क्योंकि आप इवेंट्स ले रहे हैं उसके। ठीक है, 0 होने का कोई मतलब नहीं है। तो पी आई शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड सम ऑफ ऑल शुड बी 1, तो देन इट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब आता है मीन वेरिएंस। मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने उधर सैंपल स्पेस क्या लिया था, एच और टी लिया था, है ना। तो इसके अंदर दो वैल्यू ली थी, +1 और -1। इससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी भी ली है आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या लिया, हाफ, और ये भी हाफ। सो मीन का मतलब क्या हुआ, समेशन एक्स आई, मीन को ऐसे लिखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स या म्यू। इसका मतलब क्या है, समेशन एक्स आई पी आई, आई इक्वल टू 1 से लेके n तक। तो इस एग्जांपल में देखिएगा एक्स आई मतलब स्मॉल एक्स आई मतलब रैंडम वैल्यूज 1, और इससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी, फिर -1 उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी, है ना, -1 इंटू दिस, तो ये हो गया 0। तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी हो गई, 0, इस सैंपल की जो हमने अभी बनाया है हेड टेल के लिए। ठीक है, तो इसको निकालना आ गया आपको, एक्स आई पी आई से निकालते हैं, स्मॉल एक्स आई पी आई। स्मॉल एक्स आई क्या है, वो रैंडम वेरिएबल जो वैल्यू ले रहा है, और पी आई क्या है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस के लिए वी एक्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा, सिग्मा स्क्वायर एक्स से भी रिप्रेजेंट किया जाता है वेरिएंस को। ये क्या है, ये क्या होता है, एक्स आई का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई, है ना, और माइनस एक्स आई पी आई, आई इक्वल टू 1 से लेके n तक, इसका स्क्वायर। अब देखिए एक्स आई का स्क्वायर मतलब जो जो वैल्यू ली है उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 की कितनी है, हाफ। फिर क्या है, माइनस प्लस -1 का स्क्वायर, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ। समझ में आया, जो वैल्यूज ली है उसका स्क्वायर इनटू रिलेटेड प्रोबेबिलिटी, प्लस एक्स आई पी आई आपका 0 आ गया है पहले से ही, यहाँ हमने निकाला था। सो दिस इज 1/2 + 1/2, दैट इज वेरिएंस इज 1। ठीक, और वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ लिखा है। ठीक है, सो इसके निकालने के कई फॉर्मूले हैं, ये वाला समझा दिया, मतलब ये। ठीक, और ये भी वही है, ये भी वही है, तीनों सेम है। एक्साइज क्या है, एक्साइज समझ में आ गया आपको, जो कैपिटल एक्स वैल्यू दे रहा है, रैंडम वेरिएबल जो वैल्यू ले रहा है। म्यू क्या है, म्यू क्या है, अभी हमने निकाला ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। अब पी एक्स आई क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग वैल्यू स्मॉल एक्स आई। एक ही तो वैल्यू रख रख के आपको कैलकुलेट करना है। ओके, अब बात आती है आगे, बर्नौली ट्रायल्स क्या होते हैं। बर्नौली ट्रायल्स क्या होता है, trials of random experiment are called Bernoulli trials if they are satisfying following condition। क्या condition है, ट्रायल शुड बी फाइनाइट नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होने चाहिए, फाइनाइट, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट तक चल रहा है।
ठीक है, और इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए। ट्रायल का आउटपुट इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिछली बार हेड आया तो अब की बार हेड नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, तो दे शुड बी इंडिपेंडेंट। और ईच ट्रायल हैज टू आउटकम्स, आइदर दे शुड बी सक्सेस और फेलियर। आइदर सक्सेस होना चाहिए या उसको फेल होना चाहिए, दो ही आउटपुट होते हैं इसमें बर्नौली में, आइदर फेल और सक्सेस। और क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन सेम, या सक्सेस या फेल, प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम में क्या हो गया कि सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई या घट गई, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ट्रायल्स को कहते हैं बर्नौली ट्रायल्स। ठीक है, दैट इज नोन एज बर्नौली ट्रायल्स। अब आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सो बर्नौली ट्रायल्स एक बार होता है ना। तो ऐसे ऐसे ट्रायल, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे कि कॉइन आपने फेंका, क्या किया, कॉइन फेंका, हेड आया तो सक्सेस, टेल आया तो फेल। ठीक है ना। तो बर्नौली ट्रायल है, वो क्या ट्रायल है, बर्नौली ट्रायल। हेड आया तो सक्सेस और फेल। ठीक है, तो हर एक ट्रायल में इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यही सब कुछ रहेगा। तो ऐसे ट्रायल के एन कलेक्शन कर लिए जाते हैं कि हमने एन बार ऐसे किया। ऐसा कितनी बार किया, एन बार। अगर आपने एन बार किया तो कुछ बार सक्सेस आया होगा, मतलब कुछ बार हेड आया होगा और कुछ बार टेल आएगा। ठीक है, कुछ बार हेड आएगा, कुछ बार टेल आएगा। सो ऐसा जब आपने कलेक्शन कर लिया, तो उसके प्रोबेबिलिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो अब आ जाता है बर्नौली ट्रायल्स के जो बाइनोमियल एक्सपेंशन में, बाइनोमियल एक्सपेंशन में, और इसे कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एन बर्नौली ट्रायल्स का कलेक्शन क्या कहलाता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू आर, आपने एन ट्रायल ली है तो एन में से आर सक्सेस लेने हैं, तो एन में से आर टाइप से ऐसे आ सकता है, हो सकता है पहला दूसरा तीसरा सक्सेस हो, ऐसा हो सकता है पहला दूसरा चौथा सक्सेस हो, तो ऐसे एनसीआर टाइप्स हो सकते हैं। इनटू सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी रेस टू आर, फेल होने की प्रोबेबिलिटी रेस टू एन माइनस आर टाइम्स। So this is called Bernoulli distribution. N क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और P प्लस Q क्या होता है, 1 होता है। P प्लस Q कितना होना चाहिए, 1। सो जीरो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, R की जगह जीरो हो गया। ये x इक्वल टू आर लिखा ना आपने, तो r की जगह जीरो रखोगे तो ये आएगा, जीरो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी। 1 के लिए nc1 p रेस टू 1 q रेस टू n माइनस 2। दो सक्सेस होने के लिए 3 4 5, ऐसे कितने भी सक्सेस होने के लिए आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ध्यान रखें आप इसका मीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज np, ये आपको याद रखनी है सभी चीजें। वेरिएंस क्या होता है, npq। एन भी दिया होगा, पी भी दिया होगा, क्यू भी दिया होगा, इनका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसलिए ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर पा रहा मैं। मीन क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, एनपी। और वेरिएंस क्या होता है, एनपीक्यू। और वेरिएंस का अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और ये ध्यान रखना, मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस, मीन हमेशा वेरिएंस से ज्यादा होता है। यू नीड टू रिमेम्बर दिस। अभी बात आती है अब क्वेश्चंस की, थोड़े से अब क्वेश्चंस कर लेते हैं इनके बेस पे। क्या क्वेश्चन है, एज्यूम दैट ईच चाइल्ड बॉर्न इज लाइकली टू बी अ बॉय और गर्ल, इक्वली लाइकली, बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकती है। ठीक है, इफ अ फैमिली हैज टू चिल्ड्रन, ठीक है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट यंगर वन इज गर्ल, पहला पार्ट। सो पहले दो बच्चे हैं, ठीक है, और वो दोनों कुछ भी हो सकते हैं, बॉय भी हो सकते हैं गर्ल भी। ठीक, सो क्या क्या चांस बनता है, पूरा पूरा सैंपल स्पेस क्या, G1 मतलब गर्ल वन, फर्स्ट एंड सेकंड गर्ल इज डिनोटेड बाय G1 G2। सिमिलरली फर्स्ट एंड सेकंड बॉय इज डिनोटेड बाय B1 B2। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या हो गया, फर्स्ट गर्ल है सेकंड गर्ल है, ऐसा हो सकता है वो दोनों जो है फैमिली में।
या फर्स्ट गर्ल है सेकंड बॉय है, ये हो सकता है, या सेकंड गर्ल है फर्स्ट बॉय है, ठीक, या फर्स्ट बॉय एंड सेकंड बॉय दोनों ऐसे है। ठीक है। आपको क्या गिवन था? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स, तो एक ए मान लिया जिसमें कि बोथ आर गर्ल्स है, तो एक ही सैंपल है G1 G2 जिसमें वो दोनों लड़कियां हैं। ठीक, और क्या चाहिए था? द यंगेस्ट इज गर्ल। बी को मान लिया यंगेस्ट चाइल्ड इज गर्ल, तो यंगेस्ट मतलब सेकंड वाले है ना, तो दो सैंपल है इसमें, एक ये रहा, और कहाँ है भाई? G1 G2 और ये वाला। ठीक है, सेकंड जो है वो कौन है? गर्ल है, सो यंगेस्ट वन इज गर्ल। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यहां से पढ़े हैं आप, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल गिवन दैट यंगेस्ट इज गर्ल, तो इसको बनाइए प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर गर्ल, तो बोथ गर्ल के लिए हमने क्या लिखा है? ए। ठीक है, गिवन दैट यंगेस्ट इज गर्ल, यंगेस्ट वाले के लिए हमने क्या यूज किया है? बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसका मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन आ रहा है? G1 G2, ए और बी के इंटरसेक्शन में G1, तो 1/4 है, आपके पास चार थे ना आउटपुट, 1 2 3 4, अब बी के कितने चांस है? 2/4, सो हो गया दैट इज 1/2, यही आपको यहाँ लिखा है। अभी क्या निकालना था? एटलीस्ट वन इज गर्ल, तो एक इवेंट मान लेते हैं सी जिसमें एक तो गर्ल है, तो कौन कौन से में है? इसमें, इसमें और इसमें, इसमें दो गर्ल, एटलीस्ट वन बोला ना, तो दो हो सकती है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए मतलब बोथ आर गर्ल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका मतलब हो गया बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट एटलीस्ट वन इज गर्ल, तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। सो ए इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट हैं? ए और सी में, जिसमें और जिसमें एक, चार में से, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी में तीन, तो कितना हो गया भाई? 1/3, दिस इज द सेकेंड। ओके, अब बात आती है अगली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग 300 easy true false question and 200 difficult true false। सो ट्रू फॉल्स वाला एक टेबल बनाया, 300 इजी है, 200 डिफिकल्ट है। ठीक है, 500 इजी एमसीक्यू, 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू, तो एमसीक्यू 500 इजी अप टू 400 डिफिकल्ट। इफ अ क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, हमने कोई रैंडम क्वेश्चन निकाला, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इजी क्वेश्चन गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या पूछा आपको? इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज एमसीक्यू, इट इज एमसीक्यू, तो कैसे निकालेंगे आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ इजी इंटरसेक्शन एमसीक्यू अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एमसीक्यू, ये होगा ना भाई। सो इन्होंने इजी के लिए ई यूज किया है, डी फॉर डिफिकल्ट, टी फॉर ट्रू फॉल्स एंड एम फॉर एमसीक्यू। सो वैसे भी कर सकते हो, तो इजी भी और एमसीक्यू भी होना चाहिए। तो इजी एमसीक्यू कितने हैं आपके पास? 500 है। कितने हैं? 500 कितने में? 1400 में से, टोटल है 1400। और अपॉन एमसीक्यू, एमसीक्यू कितने हैं आपके पास? 900 आउट ऑफ 1400, राइट। तो ये दोनों गए, ये गया, 5/9 इज योर डिजायर्ड आंसर। ठीक है, लेट मी चेक, we will discuss, right? It is 5/9. So here it is written in the symbolic terms. T for true, false, and for MCQ. You can use both way to solve these type of problems. Okay. अब बात आती है अगले क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। if a multiple of 3 comes up, throw a die again, and if any other toss number comes up, toss a coin. अगर 3 और 6 आ गया मतलब, है ना, तो हम क्या करेंगे? थ्रो डाई अगेन, थ्रो डाई अगेन। अदरवाइज, मतलब अदरवाइज का मतलब क्या आएगा? 1 2 4 5, देन टॉस कॉइन, टॉस कॉइन, ये लिखा है। सो मतलब क्या आएगा? हेड और टेल अगर आएगा। तो फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ event the coin shows tail given that at least one die shows 3। ध्यान देना, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट द कॉइन शोज अ टेल। कॉइन क्या दिखा रहा है? टेल दिखा रहा है। और ये गिवन है कि एटलीस्ट एक डाई पे एक बार तो 3 आया है। एटलीस्ट वन डाई शोज अ 3, कहीं ना कहीं 3 आया है, ठीक है। सो मल्टीपल ऑफ, यहाँ देखते जाइएगा आप, मल्टीपल ऑफ 3 आने के चांस क्या है? 3 और 6, मतलब 2 आउट ऑफ 6, है ना, क्योंकि 6 आउटपुट्स है, 1 2 3 4 5 6, है ना। सो 1/3 चांसेस ऐसे हैं जिसमें मल्टीपल ऑफ 3 आएगा। अगर ये n टाइम्स मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल 3 इन n थ्रोज, मतलब इसका क्या है कि पहली बार आया, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी 3 का मल्टीपल, सो ऑन सो ऑन सो ऑन n टाइम्स। तो ये हो गया 1/3 n। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए, वो मल्टीपल ऑफ 3 था, राइट? अगर 6 आने का, n n थ्रो में सब में 6 आए, सब में 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है इन n थ्रोज? कि भाई 1/6 1/6 1/6 n टाइम्स, राइट? सो इट विल बी 1/6 n। ओके। सो अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 1 इन n थ्रोज, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें क्या मिला कि n थ्रो क्या करने पे कम से कम एक 3 आएगा, कम से कम एक 3 शो करेगा, ठीक है। ठीक। अब अब आपने क्या किया कि n ट्रायल्स में कम से कम एक 3 आ गया। अब n+1 ट्रायल में 3 नहीं आने के चांस क्या है? 3 के मल्टीपल नहीं आने के चांस क्या है? दैट कैन बी 1 2 4 6। n+1 में क्या आना चाहिए? 3 का मल्टीपल नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। फिर डाई हम थ्रो ही नहीं कर पाएंगे। तो 4/6, 4/6, तो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 इज 2/3 प्रोबेबिलिटी हो गई, राइट? कि n+1 ट्रायल में 3 का मल्टीपल नहीं आएगा। अगर 3 का मल्टीपल नहीं आया तो आप क्या करेंगे? कॉइन टॉस करेंगे। तो उसमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ। उसमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ, करेक्ट। सो अभी देखिए, हमसे जो बात करी गई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 इन एंड अ टेल इन n+2 ट्रायल, इन n+2 ट्रायल। तो n+2 ट्रायल में क्या है? इसमें क्या हुआ इस ट्रायल में कि एटलीस्ट 1 3 इन n ट्रायल्स, इन n ट्रायल्स, है ना। n+1 में क्या हुआ? n+1 में नॉट मल्टीपल ऑफ 3, नॉट मल्टीपल ऑफ 3 आया, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी 2/3। अगर नॉट मल्टीपल ऑफ 3 आया तो आपने कॉइन थ्रो करा, तो ये टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। तो यही हमें चाहिए था। और ये n क्या हो सकता था? ये जो n है, ये ट्रायल्स कितने भी हो सकते थे, इनफाइनाइट मैनी, इट कैन बी इनफाइनाइट मैनी। सो इट कैन बी 1 2 3 4 5 6 100,000, है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया? समेशन लगाया, n=1 से लेके इनफाइनाइट तक, है ना। एक ट्रायल का भी 2 3 4 ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
सो इसके लिए जैसे ही आपने समेशन लगाया तो क्या हुआ, ये देखिए ये समेशन, ये क्या बन गई सीरीज, 1/3 +1/9 +1/27 सो ऑन इनफाइनाइट सीरीज बन गई, माइनस ये क्या हो गया 1/6, 1/6 का स्क्वायर, 1/6 का क्यूब, ये भी इनफाइनाइट सीरीज है ना, इंटू 2/3 इंटू 1/2, तो ये खत्म। इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला A/1 - R होता है ना, A/n - R, आप जीपी में पढ़ेंगे तो आपको सॉल्व करके ये आपको आंसर 1/10 मिल जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं जरा हम लोग। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू हाफ दी जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 दी जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगी, तो यहाँ किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, हाफ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी विल बी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, बी में तो कुछ है ही नहीं, तो इंटरसेक्शन में भी कुछ नहीं आएगा, है ना, तो ये हो गया 0/0, नॉट डिफाइंड। ठीक है, दस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्या है, इफ ए एंड बी आर इवेंट सच दैट दीज टू होल्ड्स, तो बनाओ, तो चार कंडीशन दी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। ठीक, ये दोनों गए थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया, ये आ गया डी ऑप्शन। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ देखिए आप, इफ probability of a 3/5, probability of b equal to 1/5 and find p in a intersection b if a and b are independent, तो हमने पढ़ा था a intersection b अगर इंडिपेंडेंट होते हैं a b, तो क्या होता है probability of a into probability of b, वैल्यूज पुट कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं जी। टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द डेक। ठीक है, मतलब जो कार्ड निकाल दिया हो रखोगे नहीं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। सो टोटल कितने हैं, 52। ठीक है, ब्लैक कितने हैं उसमें, 26। सो पहला पहला वाला ब्लैक आने के चांस कितना है, 26/52। समझ में आया। फिर दूसरा वाला ब्लैक आने का चांस क्या है, अब तो ब्लैक एक निकल गया, तो बचे कितने, 25, और कार्ड कितने बचे, 51। हो गया 1/2 इंटू 25/20 51। दिस इज योर रिजल्टेंट। एंड जब आता है तो प्रोडक्ट कर दिया जाता है, और आएगा तो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। अगला लेता हूं मैं जरा, ये क्या हो गया इसको, ये देखिए, अ बॉक्स ऑफ ऑरेंज इंस्पेक्टेड examining 3 random selected orange drawn without replacement। बॉक्स में से 3 ऑरेंज निकाले जाएंगे। इफ ऑल ऑरेंज आर गुड, अगर ये तीनों के तीनों सही हैं तो बॉक्स अप्रूव किया जाएगा सेल के लिए, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर 3 आपने रैंडम निकाले, तीनों के तीनों सही हैं तो अप्रूव होगा, नहीं तो नहीं होगा अप्रूव। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंज आउट ऑफ 12 आर गुड। सो एक बॉक्स है, उसमें 15 ऑरेंज है, जिसमें 12 गुड है और 3 बैड है। तो इसको सेल होने के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये सेल कब होगा, जब वो तीनों के तीनों अच्छे निकले, तीनों के तीनों अच्छे वाले। सो तीन तीन 15 में से 3 निकाल सकते हैं, 15C3 वेज। टोटल कितने चांसेस हो गए सैंपल स्पेस में, 15 में से 3 3। और जो तीनों अच्छे आए तो वो तीनों अच्छे कब आएंगे, जब वो 12 में से उठाओगे आप, 12C3। सो यू विल गेट दिस आंसर। समझ में आया। सो दिस इज योर डिजायर्ड आंसर। नेक्स्ट वन, अगला देखिए आप, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड। ठीक है, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड एंड अनबायस्ड डाइज आर टॉस्ड। ठीक है,
कॉइन और ये दोनों क्या है, अनबायस्ड है, मतलब सबका आउटपुट इक्वली लाइकली है। लेट ए द इवेंट हेड अपीयर्स, लेट ए द इवेंट हेड अपीयर, ए का मतलब क्या हो गया, हेड आने का। और बी इज द इवेंट थ्री ऑन द डाई, ठीक, ये क्या है, हेड आने का। और बी क्या है, थ्री ऑन डाई। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है, चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो चेक करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा भाई, कि इधर से हेड आया और उधर से थ्री, हेड भी और थ्री भी, तो हेड और थ्री आने के चांस कितने हैं भाई। सो आप देखिए टोटल आउटकम्स ये हैं आपके, हेड के साथ 1 2 3 4 5 6, टेल के साथ 1 2 3 4 5 6। सो हेड भी आए और थ्री भी आए, दैट इज ओनली वन। ठीक है, तो दैट इज 1/12, 12 में से। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, मतलब हेड आने के चांस कितना है, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, थ्री आने के चांस 1/6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी 1/12 आ गया। सो ये और ये सेम, हेंस इट इज अ इंडिपेंडेंट इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होता है, तो इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट है। आगे के क्वेश्चंस, अगला क्या है, अ डाई मार्क्ड 1 2 3 रेड, 1 2 3 किस में लिखा है, रेड में, 1 2 3। और ग्रीन में क्या लिखा है, 4 5 6, 4 5 6 किस में है, ग्रीन में। ठीक, अभी क्या है, लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन, ए क्या है, इवन आने के चांस। अब बी क्या है, नंबर इज रेड। तो ए और बी इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है भाई, ए मतलब इवन आने के चांस, तो 2 4 6, 3/6 है ना, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, बी क्या है, रेड है ना, तो तीन, तीन ही रेड है 6 में से, तो 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, कि रेड भी और इवन भी है, रेड भी और इवन भी। सो रेड और इवन एक ही है भैया, 6 में से, 1/6, राइट। तो आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, सॉरी, 1/6 आ रहा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ रहा है, 1/4। सो ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 1/6, हेंस इट इज नॉट अ इंडिपेंडेंट। बहुत इजी है, हेंस इट इज नॉट अ इंडिपेंडेंट। ठीक है, उसके बाद लेते हैं वाला क्वेश्चन, क्या है भाई, गिव टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए और बी इंडिपेंडेंट है, ध्यान दीजिएगा, पी ए पी बी दे दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब क्या हो गया, ए एंड मतलब इंटरसेक्शन, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट है, तो क्या हो गया, ये हो जाएगा, वैल्यूज रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, राइट, आंसर इज 0.18। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या है, यहाँ बना लेता हूँ, ये ए ये बी, ए में होना चाहिए बी में नहीं होना चाहिए, तो ये वाला पार्ट। सो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी ऊपर आप निकाल चुके हैं, ठीक, ये ब्रैकेट गलत है, यहाँ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आप ऊपर निकाल चुके हैं, वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फिर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, इसका मतलब ए और बी का मतलब क्या है, ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जस्ट पुट द वैल्यूज। अब आता है प्रोबेबिलिटी नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए एंड नॉर बी, दोनों नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट
इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। यहां तक हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया था कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे? वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। पी ए पी बी की वैल्यू ऊपर से उठा कर रख दीजिए, आपको आंसर मिल रहा है। ओके, अब आते हैं अगले पे। ये क्या है? अ डाइस इज टॉस थ्राइस। 3 बार एक डाई को थ्रो करा है आपने, एक ही डाई को 3 बार। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग ऑड नंबर एट लीस्ट वन। ऑड नंबर एट लीस्ट वन, तो कैसे करेंगे भाई? एट लीस्ट वन है, सो लेट लेट एक्स इक्वल टू ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स इन थ्री ट्रायल, इन थ्री ट्रायल। तो एक्स क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2। 0 1 2 3 भी तो हो सकता है, नहीं? अडाई इज टॉस थ्राइस, हो सकता है ऑड नंबर एक में भी नहीं आया, मतलब 0 टाइम्स। एक में आया, दो में आया, तीन में आया। तो हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू वन, है ना? ये निकालना है। तो इसको मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू टू हो सकता है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 हो सकता है, ठीक है। तो इसमें एक काम करो, 0 वाला ऐड कर दो, जिसकी कमी है और उसे हटा देते हैं। यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक। 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया? 3 में से एक भी ट्रायल नहीं, मतलब NC0। 3 में से एक भी ऑड नहीं है। P⁻0 Q⁻n-0, ये आएगा। P मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी है 3 आने की। 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ऑड आने की। तो 3/6, तो 1/2। तो Q भी 1/2। तो आप 1 बाई, और n कितना है हमारा? 3। तो यू कैन पुट द वैल्यूज हेयर। 1 - 3C0 P⁻0, मतलब 1/2 और 1/2 so you will get 1 - 1/8, you will get this answer। ओके, ये क्या था? ये था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, उसके यूज किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और ज्यादा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम और ज्यादा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, समझते चलें। टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद द रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बॉक्स ऑफ 10 ब्लैक, 10 ब्लैक है, 8 रेड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल आर रेड, बोथ बॉल आर रेड विथ रिप्लेसमेंट है। कहाँ लिखा था? मतलब जो निकाला वो वापस रख दिया। सो हमें क्या निकालना है? बोथ आर रेड, मतलब रेड 1 एंड रेड 2 दोनों होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 2, है ना? रेड 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 8/18। और फिर से उसको रख दिया तो कम तो हुई नहीं बॉल, उतनी की उतनी रही। सो यू विल गेट दिस आंसर, 16/81। उसके बाद फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक फर्स्ट है और रेड कौन सी है? सेकंड है। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 1 इंडिपेंडेंट है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 2। ब्लैक 1 आने के चांस कितने हैं? 10/18 में से, 10/18 में से। रेड वाले के कितने चांस है? 8/18 में से। सो यू विल गेट दिस सेकंड आंसर। अब क्या है? तीसरा, वन ऑफ देम इज ब्लैक और अदर इज रेड। तो क्या क्या हो सकता है? ध्यान रखें, कि क्या क्या हो सकता है? कि रेड पहला आया, दूसरा ब्लैक आया, B2 लिख रहा हूं। और क्या हो सकता है? और मतलब प्लस, ऐसा हो सकता है कि पहला वाला ब्लैक आया, दूसरा वाला रेड आया, ऐसा हो सकता है।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड टू। तो ब्लैक वन रेड वन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 8/18 इंटू ब्लैक टू कितनी है? 10/18 प्लस ब्लैक वन आने का पहले वाले रेड आने का, इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द थर्ड आंसर। ओके, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसके कुछ पार्ट बता देता हूं मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली ए एंड बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होने के चांस कितना है? 1/2 और बी वाले का 1/3। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड का मतलब क्या है कि ए भी कर सकता है, ये दो लोग हैं ए और बी, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया? हो सकता है एक सॉल्व करे, हो सकता है दोनों सॉल्व कर दें, कोई एक भी। तो ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और ए और बी क्या है? इंडिपेंडेंट है। सो ये क्या हो जाएगा? minus PA into EB. So you will put the values and you will get this answer. You will get 2/3. Put the value and check it. सेकंड क्या है? exactly one of them solve। हो सकता है पहला वाला सॉल्व करे, हो सकता है पहला वाला सॉल्व करे और दूसरा वाला नहीं कर पाए, या ऐसा हो सकता है दूसरा वाला सॉल्व करे पहला वाला नहीं कर पाए। तो ये भी आपको डायग्राम से बताया था। इसका मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। और वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट योर सेकेंड डिजायर्ड आंसर। समझ में आई बात? यू विल गेट योर सेकेंड डिजायर्ड आंसर। ओके, ये थोड़ा सा आप नंबर डाल के चेक कीजिएगा, मैं थ्योरी समझा रहा हूँ आपको। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन लेता हूँ जरा मैं। क्या है, इसको थोड़ा समझाऊंगा आपको। वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द 52 कार्ड्स डेक। ठीक है, कितने कार्ड है अपने पास? एक डेक है, उसमें 52 कार्ड है। विच इज द फॉलोइंग केस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंटली। सो ई क्या है? कार्ड्स आर ड्रॉन स्पेड। स्पेड कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए, 13 स्पेड होते हैं। एफ क्या है? एस। एस कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 13/52 हो गया, 1/4। और एफ आने के चांस कितना है? 1/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसका मतलब क्या हो गया? एस भी हो और स्पेड भी हो, सो एक ही होगा वो। एस और स्पेड वाला एक होगा 52 में से, 1/52। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है? 1/4 इंटू 1/13। तो ये इक्वल हो जा रहा है, सो इंडिपेंडेंट है। सिमिलरली अगर इक्वल नहीं होता तो डिपेंडेंट हो जाता है। सिमिलरली यू नीड टू सॉल्व दीज टू पार्ट्स ऑल्सो। ठीक है, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको स्क्रीन पे। ठीक है, यू नीड टू सॉल्व दिस। ओके, एंड चेक योर आंसर। इफ यू हैव एनी डाउट और प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी एनी टाइम। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, इन अ हॉस्टल 60% ऑफ स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर्स। 60% क्या है? हिंदी वाले हैं। 40% क्या है? इंग्लिश वाले हैं शायद। ठीक है, 20% क्या है? हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स नाइदर इंग्लिश नॉर हिंदी। तो प्रोबेबिलिटी हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर इंग्लिश नॉर हिंदी, ऐसे। ठीक, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। सो मल्टीप्लाई का रूल नहीं लगा सकते, तो आप
ये हो सकता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। ये होता है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा है। तो ई यूनियन एफ आप इजीली निकाल सकते हैं। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा, ई यूनियन एफ का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, सो सबकी प्रोबेबिलिटी लिख दीजिए। ई की कितनी है 60%, मतलब 0.6, 0.4 माइनस 0.2। यू नीड टू सॉल्व एंड यू विल गेट दिस आंसर। ठीक, चलो एक थर्ड वाला डिस्कस। इफ सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। ये निकालना है, थर्ड वाला कर रहा हूँ अभी। If she reads English newspaper, find the probability that she reads Hindi newspaper। तो आपको क्या बता दिया कि इंग्लिश वो पढ़ती है, इंग्लिश पढ़ रही है। ठीक है, सो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी गिवन इंग्लिश इज शी इज रीडिंग। इसका मतलब क्या हो गया, कंडीशनल आ गया एच इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। एच इंटरसेक्शन ई वाले कितने हैं, दो 20% थे, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वाले कितने, इंग्लिश वाले 40%। सॉल्व, यू विल गेट 1/2। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय, जय हिंद।